जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका जीकेजीएस प्रैक्टिस सेट की क्लास में। दोस्तों ये क्लास आपकी आगामी यूपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है, अच्छा समय कभी नहीं आता है, बल्कि समय को ही अच्छा बनाना पड़ता है। दोस्तों अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने समय को अच्छा बनाएंगे। जिसने जितना ज़्यादा जिस चीज़ को समय दिया है वो चीज़ हमेशा उसकी हो के रही है। इसलिए अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए और आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन या कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष, ये क्या दोस्तों, किस वर्ष अपनाया गया। जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को लेकर सम्मेलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, संयुक्त राष्ट्र ने उसे किस वर्ष अपनाया। आपके ऑप्शन है क्या, 2006, 2010, 2016 या 1996। देखिए दोस्तों 1996 की अगर बात करते हैं, हमारा जो है पेसा एक्ट दोस्तों कब आता है, एक्ट आता है हमारा 1996। और पैसा एक्ट की दोस्तों चर्चा कहाँ की गई है, भारतीय संविधान के भाग 9 में। ये दोस्तों आपके किससे, एसटी समुदाय से जुड़ा हुआ है। स्थानीय एसटी समुदाय के विस्तार करता है और स्थानीय स्तर पर एसटी समुदाय को स्थानीय स्तर पर निर्णय निर्माण में सहायता प्रदान करता है। बात करते हैं अगर दोस्तों 2016 की, हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आती है, कौन सी, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया दोस्तों कब आती है, 2016। और दोस्तों उज्ज्वला योजना ये भी हमारी कब आती है, 2016 में आती है। बात करते हैं दोस्तों अगर 2010 को, तो हमारा जो कौन सा दोस्तों 2010 में शिक्षा का एक एक्ट आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा एक्ट आता है शिक्षा का। देखिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये कब आता है दोस्तों, कौन सा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये हमारा दोस्तों कब आता है, अधिनियम 2010 में आता है। आपका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2006। जो हमारा 21वीं सदी का विकलांग लोगों के लिए विकलांग लोगों के अधिकारों, उनकी गरिमा की रक्षा के लिए जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, 2006 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संरक्षण और प्रतिपाल अधिनियम किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था। जो संरक्षण और प्रतिपाल अधिनियम है किस वर्ष जो है प्रतिपादित किया गया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा 1956, 1954, 1955 या 1890। देखिए दोस्तों एक अगर प्रतिपाल अधिनियम की बात करते हैं दोस्तों, ये अधिनियम पहले लाया क्यों गया था। जो हमारे जो नाबालिग बच्चे होते हैं, नाबालिग बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए दोस्तों, जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके परिवार की संपत्ति की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम लाया गया था। और दोस्तों यह अधिनियम कब लाया गया था, 1890 में अधिनियम लाया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा है। ठीक दोस्तों, कौन सी अखिल भारतीय सेवा है। आपके क्या ऑप्शन हो जाएंगे, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय वन सेवा या भारतीय राजस्व सेवा। अगर दोस्तों बात करते हैं भारतीय अखिल भारतीय सेवा, तो भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवा है। 3 कौन कौन से दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी हो जाएगी IAS, एक दोस्तों IPS, और दोस्तों एक IFS। अगर IFS की बात करते हैं, ये भी दोस्तों आपके IFS जो आपका हो जाएगा भारतीय वन सेवा। ये दोस्तों कौन सी आपकी भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं हैं। जैसे दोस्तों अगर बात करते हैं भारतीय जो विदेशी सेवा होती है, और जो भारतीय राजस्व सेवा जिसे IRS भी कहते हैं, क्या कहते हैं, IRS। ये दोस्तों हमारी कैसी सेवा है, केंद्रीय सेवाएं हैं, केंद्रीय अखिल सेवाएं के अंतर्गत आती हैं, केंद्रीय भारतीय सेवाएं हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, जो संघ लोक सेवा के अध्यक्ष होते हैं और उनके सदस्य होते हैं, उनका वेतन और भत्ते, पेंशन सहित संपूर्ण खर्च कहां से पूरा किया जाता है। जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनके
वेतन और भत्ते कहाँ से पूरे किए जाते हैं? आपके ऑप्शन क्या है? भारत के समेकित निधि कोष से या संचित निधि से, भारत की आकस्मिक निधि से, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि से, या भारत के लोक लेखा से। ठीक दोस्तों, देखिए जो भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनके वेतन और भत्ते, इसकी चर्चा कहाँ की गई संविधान में? इसकी चर्चा की गई है दोस्तों आर्टिकल 322 में। 322 में दोस्तों इसकी चर्चा की गई है और इसमें कहा गया है जो भारतीय संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष होंगे, इनकी जो ये दोस्तों क्या इसका एक अन्य नाम क्या अन्य नाम है क्या? संचित निधि। संचित निधि। तो दोस्तों इसके जो खर्चे और वहन कहाँ से वहन किए जाते हैं? संचित निधि से वहन किए जाते हैं। आकस्मिक निधि दोस्तों क्या होती है? इसकी देखिए चर्चा पहले कहाँ की गई? भारत के संविधान आर्टिकल 267 में की गई है। और ये आकस्मिक निधि का प्रयोग कब किया जाता है? जब देश में कोई आपातकाल मतलब प्राकृतिक आपदा आती है, कोई ऐसी आपदा आती है जिसके लिए तत्काल खर्च की आवश्यकता होती है, संसद से बिल नहीं पास हो सकता, तो राष्ट्रपति की परमिशन से ये आकस्मिक निधि भारत तुरंत जो है वहां पे सहायता के लिए पहुंचाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? यानी कि जब हमारा संविधान बनके लागू हुआ था तब हमारे संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में दोस्तों हमारी अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। इसलिए अभी जो है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई, यानी कितनी अनुसूचियां नहीं जोड़ी गई? तो आपके दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। 4 अनुसूचियां कब कब जोड़ी गई? देखिए जैसे पहली अनुसूची की बात करते हैं, अब हमारा जो पहले संविधान संशोधन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये दोस्तों ये किससे संबंधित था? हमारा भूमि सुधार से संबंधित था। बात करते हैं जो हमारा होता है नेक्स्ट हमारा 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये दोस्तों किससे संबंधित था? दल बदल से संबंधित। देखिए दोस्तों अभी ये हाल ही के समय में ये क्वेश्चन काफी चर्चा में है, क्योंकि जैसे आम आदमी के जो सांसद है राघव चड्ढा, उन्होंने क्या किया है, अपनी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन कर ली है और उनके साथ दोस्तों 7 अन्य सदस्यों ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो क्या हुआ दोस्तों, 2/3 सदस्य, जब किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है या फिर सदस्यता स्थिर बनी रहती है। ये दोस्तों जो विवाद काफी बड़े स्तर पे उठ गया है। अभी देखिए इस पे क्या निर्णय आता है, उनकी सदस्यता बनी रहती है, चली जाती है। लेकिन दोस्तों एक चीज है, राघव चड्ढा के इस डिसीजन की वजह से आज एक बार फिर ये चीज साबित हो गई है कि कोई भी नेता, कोई भी जो बड़ा नेता है, मंत्री है, विधायक है, आपका सांसद है, प्रधानमंत्री है, ये कोई भी इसका सबके अपने पर्सनल हित होते हैं। जैसे भी राघव चड्ढा की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम बीजेपी में शामिल हो गए, ये हमारा नहीं जनता का फैसला है। जबकि उनके खुद के इंस्टाग्राम फॉलोवर से लगभग 15 लाख लोग जो है अनफॉलो कर चुके हैं उन्हें। तो आप बताइए दोस्तों किस हिसाब से जनता का फैसला हुआ, ये वही जान सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर बात करते हैं, हमारी एक अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन और एक 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन, जैसे ये दोस्तों हमारा कब हुआ था? 1951 में, ये हुआ 1985, ये 1993 और ये भी दोस्तों 1993। ये ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों से संबंधित है। बढ़ते हैं और दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य किसके लिए प्रयास करेगा? जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48 है, इसके अनुसार राज्य किसके लिए प्रयास करेगा? देखिए जो अनुच्छेद ए है दोस्तों, ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? देखिए दोस्तों होता है 42वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो संविधान संशोधन होता है कब होता है? 1976 होता है। इसी समय दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन करके आर्टिकल ए को
48 ए को जोड़ा गया था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या था? पर्यावरण की रक्षा, बिल्कुल दोस्तों था। पर्यावरण में सुधार, ये भी था। देश के वनों और वन्य जीवों का संरक्षण, ये भी दोस्तों था। ये तीनों चीजों की चर्चा किसमें की गई थी? आर्टिकल 48 ए में की गई। किसके दोस्तों? पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण में सुधार, देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण। तो दोस्तों आपका, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन के साथ सहयोगात्मक विकल्प, इसकी दोस्तों जो है चर्चा इसमें नहीं की गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ABC। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? जो हमारी प्रस्तावना है, इसको संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे KM मुंशी, N माधव राव, भीमराव अम्बेडकर या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगर दोस्तों बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर की, भीमराव अम्बेडकर को का योगदान संविधान में सबसे ज्यादा रहा है और ये हमारे प्रथम कानून मंत्री भी रहे हैं। और दोस्तों जो संविधान का प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? इनके द्वारा ही तैयार किया था। एक डेट दोस्तों याद रख लीजिए, 29 अगस्त 1948। इस दिन क्या होता है दोस्तों? एक कमेटी बनती है जो क्या करती है? किस लिए? प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। और दोस्तों इसमें कितने सदस्य होते हैं? टोटल 7 सदस्य होते हैं, भीमराव अम्बेडकर को मिला के, और माधव राव और अय्यर, ये दोनों जो है इसी समिति के सदस्य होते हैं। और दोस्तों जो हमारे KM मुंशी ने जो संविधान की राजनीतिक कुंडली, जो प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को किसके अधिग्रहित किया था? किससे अधिग्रहित किया था? सॉरी, जो अल्बुकर्क था ये कौन था? अल्बुकर्क दोस्तों पहले देखिए ये कौन था? ये दोस्तों क्या था? पुर्तगाली, इसका दोस्तों पुर्तगाली, आप गवर्नर जनरल बोल सकते हो, पुर्तगाली गवर्नर था। और दोस्तों इसका कार्यकाल कब था? आपका जो है 1505 से लगा के 1511 तक। और दोस्तों 1910 एक घटना, दोस्तों 1510 को एक घटना होती है, अल्बुकर्क क्या करता है? गोवा पे कब्जा कर लेता है। उस समय दोस्तों जो गोवा का सुल्तान होता है वो कौन होता है? देखिए आपके ऑप्शन क्या है? बीजापुर के सुल्तान से, अंग्रेजों से, या हैदराबाद के नवाब से, कृष्णदेव राय से। जो अल्बुकर्क ने वो गोवा जीता था वो किससे? 1510 में किससे जीता था? बीजापुर के सुल्तान से। ठीक दोस्तों, अंग्रेज तो तब तक आए भी नहीं थे, अंग्रेज उसके बाद आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। हैदराबाद के नवाब से दोस्तों इसका कोई संबंध नहीं था। अगर कृष्णदेव राय की बात करते हैं दोस्तों, तो कृष्णदेव राय ने एक नगर की स्थापना की थी। किसकी? बीजापुर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय शासक ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था? जो हमारे 1857 की क्रांति हुई थी उसमें किसने झांसी से जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक दोस्तों, आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? रानी लक्ष्मीबाई, रानी चैतन्या, रानी पद्मावती, या बेगम हजरत महल। देखिए दोस्तों, अगर बेगम हजरत महल की बात करते हैं, जो हमारा अवध प्रांत था, अवध प्रांत से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। रानी पद्मावती कौन थी दोस्तों? रानी पद्मावती हमारी कौन थी? जो राजस्थान के एक राजघराना था, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। जो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है, वो चित्तौड़ के राजा रानी पद्मावत की प्रेम की कहानी के संदर्भ में लिखित है। रानी चैतन्या की बात करते हैं दोस्तों, ये कहाँ से थी? कर्नाटक से थी रानी चैतन्या। और दोस्तों 1857 के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक हम लोग गाना नहीं सुनते मतलब एक कविता के फॉर्म में पढ़ते आ रहे हैं, सन 1957 की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1927 के ब्रुसेल में
ब्रुसेल्स में उत्पीड़न राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कौन शामिल हुआ था? जो उत्पीड़न राष्ट्रीयताओं का सम्मेलन हुआ था ब्रुसेल्स में 1927 में, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन दोस्तों क्या है? सुभाष चंद्र बोस, जेपी नड्डा, आचार्य नरेंद्र देव या फिर जवाहरलाल नेहरू। ठीक दोस्तों, उसका नेतृत्व किया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1938-1939 में, हरिपुरी और त्रिपुरी और हरिपुरा। ठीक दोस्तों, और सुभाष चंद्र बोस ने फेमस नारा कौन सा दिया था? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और दोस्तों कौन सा था? अभी एक नारा बहुत हाल ही में चर्चा में है, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? जो लिपुलेख दर्रा है वो भारत किस देश के साथ साझा करता है? देखिए, लिपुलेख दर्रा दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे लिपुलेख दर्रा पहले पड़ता कहाँ है? यह पड़ता है दोस्तों यूके यानी उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड में दोस्तों कौन से 3 दर्रे हैं? हमने आपको ट्रिक बताई थी, मालिनी, पहला क्या, माँ से माड़ा, ली से लिपुलेख और दोस्तों नी से नीति। तो माड़ा, नीति, लिपुलेख, ये तीनों दर्रे दोस्तों कहाँ पड़ते हैं? आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं। और ये दोस्तों क्या है? ये ट्राई जंक्शन है, ट्राई जंक्शन। जो लिपुलेख दर्रा है ये ट्राई जंक्शन है। और ये दोस्तों ट्राई जंक्शन किन किन देशों के मध्य पड़ता है? एक तो दोस्तों क्या हो गया? चीन, एक दोस्तों क्या है? नेपाल, और एक हमारा प्यारा भारत। ठीक दोस्तों, तो ये किसके किसके बीच है? भारत चीन के बीच में पड़ता है साझा। नेपाल की भी सीमा यहाँ से साझा होती है। भारत चीन का व्यापार दोस्तों इसी दर्रे से होता है। और जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है दोस्तों इसी दर्रे से होके स्टार्ट होती है। कौन सी यात्रा दोस्तों? कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर की रास्ता दोस्तों यहीं से स्टार्ट होती है। बाकी दोस्तों पाकिस्तान से बात करते हैं तो हमारा खैरत दर्रा कहाँ पड़ता है? भारत पाकिस्तान के बीच में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रवाल है वो शैलमाला का एक प्रकार है? शैलमाला का एक प्रकार है, कौन सा प्रवाल है? आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? पहले दोस्तों प्रवाल की बात करते हैं। प्रवाल कितने प्रकार के होते हैं? प्रवाल दोस्तों होते हैं 3 प्रकार के। इसके 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है कौन सा? तटीय प्रवाल। एक दोस्तों क्या होता है? द्वीपीय प्रवाल। एक दोस्तों क्या होता है? विभाजक प्रवाल। ठीक दोस्तों, प्रवाल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। कौन से? तटीय प्रवाल, द्वीपीय प्रवाल, विभाजक प्रवाल। ये विभाजक या दोस्तों इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, अवरोधक प्रवाल के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये 3 प्रकार के प्रवाल होते हैं। इसमें दोस्तों क्या बात है, कौन सा प्रवाल जो शैलमाला प्रकार का होता है? शैलमाला प्रकार का होता है मतलब दोस्तों जैसे जब हम लोग फिंगर में उंगली में जो रिंग पहनते हैं तो क्या होता है, जो हमारी बीच में फिंगर होती है इसके चारों तरफ एक माला टाइप की रिंग होती है। तो वैसे जैसे दोस्तों जैसे मान लीजिए अब एक छोटा सा द्वीप है तो प्रवाल, छोटे छोटे प्रवाल इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये द्वीपीय प्रवाल जो है ये कैसा होता है? शैलमाला के आकार का होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रवाल द्वीप। जो प्रवाल द्वीप है ये हमारा किस आकार का होता है? माला के आकार का होता है। बरखान दोस्तों क्या होता है? बरखान दोस्तों क्या होता है? ये अर्धचंद्राकार टीले, बालू के टीले होते हैं। क्या होते हैं? अर्ध चंद्राकार बालू के टीले, इसको दोस्तों क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। अगर यार डंग की बात करें दोस्तों क्या होती है? जो हवाओं से जो चट्टानों का क्षरण होता है उससे बनी जो आकृति होती है वो यारडांग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? जो हवा के कटाव से चट्टानों का निर्माण होता है, हवाओं के कटाव से
चट्टानों का निर्माण, ये दोस्तों क्या यार्डांग कहलाता है। सीक दोस्तों क्या होता है, सीक जो बालू के टीले होते हैं, बालू के जो फैले टीले होते हैं, फैले फैले या लंबे कह सकते हैं, लंबे टीले। ठीक दोस्तों, जैसे ये ऐसे ऐसे पूरा फैले रहते हैं, लॉन्ग लॉन्ग, मतलब काफी दूर तक जो इनका फैला होता है, ये आपके क्या होता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सीफ कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियामक बोर्ड का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। जो केंद्रीय प्रदूषण नियामक बोर्ड है, इसका जो गठन है वो किस धारा या किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल अधिनियम 1974 की धारा 4, जल अधिनियम 1974 की धारा 6, जल अधिनियम 1974 की धारा 7 या जल अधिनियम 1974 की धारा 3। देखिए दोस्तों, अगर जल अधिनियम 1974 की धारा 4 की बात करते हैं, इसके अंतर्गत जो है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। किसके दोस्तों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई है, जल अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत। और दोस्तों जो अगर केंद्र की बात करते हैं, इसकी दोस्तों स्थापना कब की गई है, जल अधिनियम 1974 की धारा 3 के अंदर केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। और अगर धारा 4 की बात करते हैं तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है एनएसजी का उद्देश्य क्या है। जो एनएसजी का उसका उद्देश्य क्या है, आपके ऑप्शन क्या है दोस्तों, सीमा सुरक्षा की निगरानी करना, वित्तीय बाजार को नियमित करना, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, या आपदा राहत कार्यों का प्रबंधन करना। देखिए दोस्तों, आपदा राहत कार्यों का प्रबंधन कौन करता है, इसके लिए हमारी संस्था कौन सी है, एनडीआरएफ। बात करता है अगर वित्तीय बाजार का वित्तीय बाजार को नियमित कौन करता है दोस्तों, ये करते हैं सेबी। अगर सीमा सुरक्षा की निगरानी की बात करें दोस्तों, ये कौन करते हैं आपके, एसएसबी, आईटीबीपी या आपका बीएसएफ, ये दोस्तों अर्धसैनिक बल है। और ये क्या करते हैं, सीमा सुरक्षा की निगरानी करते हैं। जो हमारा एनएसजी होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो आतंकवादी विरोधी व अपहरण विरोधी अभियान होते हैं, ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं, ये दोस्तों हमारे एनएसजी के द्वारा चलाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। वो कौन सा पदार्थ है जो दोस्तों मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए जो अम्लीय वर्षा होती है वो दोस्तों क्या होती है, जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, हवा की नमी, नाइट्रोजन के साथ हवा की नमी की सहायता से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड क्या दोस्तों क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है दोस्तों। और यही आपकी क्या करती है, अम्लीय वर्षा करती है, जो इमारतों के क्षरण के लिए बहुत ही हानिकारक हो, मतलब इमारतों के क्षरण के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं अगर मीथेन की। मीथेन दोस्तों क्या है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। यह दोस्तों क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक दोस्तों, अगर नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं दोस्तों, हमारे जो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा लगभग 78%, 78% जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है दोस्तों, आपकी नाइट्रोजन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें दोस्तों, ये हमारे जो ब्लड में सर्वाधिक तेजी से घुलनशील होती है और ये एक प्रकार की विषैली गैस होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए जो विश्व में आपके राजधानी है
आपकी राजधानी, उसकी मुद्रा, उनकी संसद को क्या कहा जाता है, झील, झरने, वहाँ से ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार बन रहे हैं। अभी हाल ही के एग्जाम में लगातार देखा गया यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अगर दक्षिण कोरिया की बात करते हैं, पहले दोस्तों बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। इसकी राजधानी दोस्तों क्या है, सियोल। ठीक दोस्तों, और दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या, आपके ऑप्शन क्या आ जाएंगे, वॉन, रिंगिट, युआन, येन। क्या दोस्तों, वॉन, रिंगिट, युआन, येन। आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए इसकी मुद्रा क्या होगी। अगर जैसे ये येन की बात करते हैं, येन दोस्तों कहाँ की मुद्रा है, जापान। जापान की मुद्रा क्या है, येन। युआन दोस्तों कहाँ की मुद्रा है, चाइना या चीन की। चीन की मुद्रा क्या है, युआन है। अगर रिगिट की बात करते हैं दोस्तों, ये कहाँ की मुद्रा है आपकी, मलेशिया। ठीक दोस्तों, मलेशिया की मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी, रिंगिट। तो आपकी दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या हो जाएगी, वॉन दोस्तों। मलेशिया की राजधानी दोस्तों क्या है, सारे देश की कैपिटल आपके एग्जाम के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो मलेशिया की राजधानी क्या आपकी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। कुआलालंपुर। ठीक दोस्तों, अगर चीन की बात करते हैं दोस्तों, क्या है चीन की कैपिटल आपकी, बीजिंग। बीजिंग दोस्तों कहाँ की राजधानी है, चीन की। जापान की दोस्तों, टोक्यो। ठीक दोस्तों, इसी तरीके आपको विश्व के कैपिटल और उनकी राजधानी तो याद होना चाहिए, इससे लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने हैप्पी स्कूल परियोजना का शुभारंभ किया था। वो कौन सी संस्था है जिसने हैप्पी स्कूल परियोजना का शुभारंभ किया था। आपके दोस्तों ऑप्शन क्या है, आपके ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, यूनेस्को या राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र बाल निधि। दोस्तों कौन से संगठन है जिसने हैप्पी स्कूल परियोजना का शुभारंभ किया था। ठीक दोस्तों, जैसे आपकी बात करते हैं, देखिए इसकी ये परियोजना दोस्तों स्टार्ट क्यों की गई थी, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे के रुकिए दोस्तों, ये इस परियोजना का जो उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये क्या था, बच्चों के मस्तिष्क, बच्चों के मस्तिष्क का समग्र विकास, बच्चों के मस्तिष्क का समग्र विकास, इसका जो मेन उद्देश्य था, उससे स्टार्ट दोस्तों किसने किया था, यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है। इसकी स्थापना दोस्तों कहाँ में थी, लंदन में। लेकिन अगर इसका मुख्यालय पूछें दोस्तों, मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। और पेरिस दोस्तों कहाँ की राजधानी है, फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है दोस्तों, पेरिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमणित हो जाता है। तो किस चीज के कारण जो कंप्यूटर सिस्टम है जो वो वायरस से संक्रमणित हो जाता है। आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, हार्डवेयर, मालवेयर, फिशिंग या सॉफ्टवेयर। ठीक दोस्तों, अगर देखिए सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर की जो आंतरिक कार्य होते हैं उसको गति प्रदान करने में सहायक होता है। जैसे MS वर्ड वगैरह हमारे क्या प्रमुख सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। अगर फिशिंग की बात करते हैं, जो हमारे SMS या फिर ईमेल द्वारा जो हमारे साथ क्या होती है, धोखाधड़ी होती है, वो दोस्तों क्या कहलाती है, फिशिंग कहलाती है। हार्डवेयर दोस्तों क्या होता है, कंप्यूटर के वो पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, आपका मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सारे हमारे क्या होता है, हार्डवेयर होता है। मालवेयर दोस्तों क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है, जो दोस्तों क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के नेटवर्क को तबाह कर देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोने और चांदी की शुद्धिकरण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो सोना चांदी होता है, इसके शुद्धिकरण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए, जो सोने चांदी के शुद्धिकरण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन दोस्तों क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
जिसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। देखिए दोस्तों, अगर एसिटिक अम्ल की बात करते हैं, ये दोस्तों किस में पाया जाता है, हमारा सिरका में। सिरका में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल दोस्तों क्या होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो हमारे सोने, ठीक है दोस्तों, जो हमारा सोना चांदी होता है, इसके शुद्धिकरण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल किया, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और HCl का फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व रक्तदाता दिवस है कब मनाया जाता है, आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 14 जून, 15 जून, 16 जून या 18 जून। दिवस दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्लास में लगातार लगभग एक मंथ करके लगभग सारे मंथ के दिवस रिवाइज करा दिए गए हैं। आप लोग सारी क्लासें देखिए। विश्व रक्तदाता दिवस आपका मनाया जाता है 14 जून को। ये दोस्तों आपके क्या है, जून माह के प्रमुख रक्त दिवस है, प्रमुख दिवस है। जैसे 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस। इसको दोस्तों स्टार लगा लीजिए। विश्व दुग्ध दिवस का मनाया जाता है 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को ही वैश्विक अभिभावक दिवस भी मनाया जाता है। अगर 2 जून को बात करते हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इटली का गणतंत्र दिवस है, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 जून की बात करते हैं, विश्व साइकिल दिवस। ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर 5 जून की बात करते हैं, इसको दोस्तों डबल स्टार लगा लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस का मनाया जाता है 5 जून को। 7 जून को दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 जून को दोस्तों 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक तुम्हारा कौन सा, बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस या राष्ट्रीय लाल गुलाब दिवस। और 14 जून को दोस्तों, ये इसको भी आप डबल स्टार लगा लीजिए, विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून को मिथुन संक्रांति मनाई जाती है। 14 जून को ही झंडा दिवस भी मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, ये भी दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। ये तो दोस्तों इसको भी डबल स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका 23 जून को विश्व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।